हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस में। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल की होने वाली परीक्षा के शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको सभी आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन की हेल्प से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देख लिया और आप अंत तक इस वीडियो लेक्चर पर बने रहे तो आपको गारंटीड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस अपने आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि जीएस और जीके का जो पैटर्न आ रहा है, एसएससी के पूछने का जो तरीका है, वो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट एक ही जैसे पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार। आप सभी शिफ्ट के पेपर उठा करके ऑब्जर्व करिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि लगभग एक ही जैसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना कुछ भी देर लगाए चलिए आज के इन क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं और मज़े लेते हैं और बहुत एंजॉय और आनंद के साथ डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो अब वेम्पति चिन्ना सत्यम की अगर हम बात कर लें तो पहली बात ये वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड है। पहले तो ये समझ लीजिए आप कि ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इन वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो रिलेशन है वो कुचिपुड़ी से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का वो है। आपको जो है ये बताना था कि 1998 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इनको 1998 में मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है ना, तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1998 में कुचिपुड़ी डांस के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा था कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो आपको कोलेरू झील के बारे में बताना है कि इस राज्य में स्थित है। तो पहली बात देखिए, पहला क्वेश्चन भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि कोलेरू झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब कोलेरू के साथ साथ आप और भी कई सारी झील हैं, उन सभी झीलों को आप याद कर लीजिएगा कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। ठीक है ना, जैसे आपसे पूछ लेगा डल झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, श्रीनगर में, मतलब यानी कि आपसे पूछ लेगा और भी लोकटक लेक कहाँ पर है। ठीक है ना, लोकटक लेक कहाँ है, भीमताल कहाँ है। ठीक है ना, ये सारी की सारी जो झीलें हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना, लोकटक लेक मणिपुर। ठीक है ना, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी जैसे अब ये सोचना चाहिए कि अगर झील पे क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब और अनदर झीलें क्या क्या हो सकती हैं, मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, खारे पानी की झीलें कौन सी हैं। ठीक है ना, ये सब आप अगर एक बार याद कर लेंगे तो आपको झील से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पूछा था कि 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में किस कंपनी से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यानी कि जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें किस कंपनी से, देखिए अब तक ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया किस कंपनी से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड के नाम से कंपनी थी। यानी कि इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी से। दूसरी बात, किस गैस का रिसाव हुआ था ये आपको देखना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये थी कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसको शॉर्ट में MIC भी कहते हैं। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है अब देखिए ये सब क्वेश्चन भोपाल गैस ट्रेजेडी पूछी है तो इसी तरह से आपसे चेरनोबिल ट्रेजेडी के बारे में पूछ सकता है और अनदर और भी ट्रेजेडी जो भारत में हुई है आप उनके बारे में पढ़ के रखिए, तैयार करके रखिए, छोटे छोटे फैक्ट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस जो है आने वाले एग्जाम्स में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका बुखार में शरीर का तापमान नापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो जब व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो उसका तापमान नापने के लिए, पहली बात तो तापमान को नापने के लिए जो SI मात्रक है वो केल्विन है, मतलब तापमान को हम केल्विन में नापते हैं। ठीक है, लेकिन तापमान को नापने के और भी बहुत से पैमाने हैं, सेल्सियस भी होता है। हम कहते हैं जैसे देखो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो जब हम लोग दिन का तापमान बताते हैं, अगर कोई पूछे कि बताइए दिन का तापमान
बताने के लिए किस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलेंगे सेल्सियस का। हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि आज तो दिन का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये डिग्री सेल्सियस जो है वो दिन और वेदर के तापमान को नापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। केल्विन जो होता है वो किसी भी चीज के किसी भी चीज के तापमान को SI मात्रक में नापने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज में, या आप कह लीजिए कि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जो है वो आपका तापमान नापने के लिए केल्विन का यूज कर सकते हैं। लेकिन बुखार को नापने के लिए फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं। तो 3 स्केल हैं, 3 पैमाने हैं, कौन कौन से, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। लेकिन बुखार में शरीर के तापमान को नापने के लिए कौन सा पैमाना यूज किया जाता है, तो आपको बताना है सर, फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट में 98 ऑलमोस्ट जो है वो शरीर का तापमान माना जाता है। वैसे जो है ना, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ह्यूमन के शरीर का जो तापमान है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता चाहिए ह्यूमन की बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट 98.5 इतना कुछ आता है, ठीक है ना। तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपके शरीर का तापमान है तो फिर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके ऊपर जैसे जैसे जाने लगता है तापमान, वैसे वैसे बुखार होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो हम बोलते हैं कि सर 102 बुखार हुआ है, इसका मतलब ये है कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का तापमान है इस समय। अगर बुखार किसी को 102 फ़ारेनहाइट हुआ है, 102 डिग्री हुआ है, ठीक है ना। तो अभी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो बुखार वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, अगला क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, जाहिर है कौन नहीं जानता, ठीक है ना। प्लासी से विभाजन तक, है ना, किताब भी आपने पढ़ी हो, शायद हो सकता है अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हिस्ट्री को। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, ठीक है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आपको बताना है कि सर बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में लड़ा गया था, और इसमें अंग्रेजों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इस वाले एरिया के क्या मिल गए थे, दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए थे, क्योंकि इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है। तो बस सिंपल सा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हिस्ट्री का मतलब लगभग हर बच्चे को पता होता है। अगला क्वेश्चन था, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अग्निपथ योजना जो कि हाल ही में लाई गई है, तो अग्निपथ योजना का संबंध पूछा गया था। तो अग्निपथ योजना का संबंध भारतीय सेना के तीनों अंगों, यानी कि जल सेना, थल सेना और नौसेना, ठीक है ना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ठीक है ना, तीनों से, ठीक है, तीनों में भर्ती से रिलेटेड है आपकी अग्निपथ योजना। और इस योजना के तहत 4 सालों के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, ठीक है ना। तो अग्निवीर 4 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे, और मतलब भर्ती की जाएगी। उसके बाद जो है 4 साल के बाद फिर से कुछ एग्जाम देकर के 25% लोगों को कुछ इस तरह का क्राइटेरिया है, उसको उतना को रोक लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अग्निपथ योजना का संबंध पूछा था कि किससे है, तो आपको बताना था कि भारतीय सेना के तीनों अंगों में भर्ती को लेकर के अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसका संबंध जो है वो भारतीय सेना के तीनों अंगों से है, ठीक है ना। अब हाल ही में अगले क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया कि पंजाब के फिलहाल के मुख्यमंत्री कौन है और ये हाल ही में कौन मुख्यमंत्री बने हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है, आपके, यानी कि आप मतलब आम आदमी पार्टी से, है ना, आम आदमी पार्टी से जीत करके कौन मुख्यमंत्री बने हैं, भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं अभी पंजाब के, ठीक है ना। भगवंत मान, ठीक है ना। तो भगवंत मान जो है वो कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, अभी 17th चीफ मिनिस्टर बने हैं, 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी बातें आपको समझ में आ गई। यानी पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भगवंत मान का संबंध कौन सी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी से है, और भगवंत मान जो है वो कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं, इस बार इनका नंबर क्या है, तो 17th नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के। अब पंजाब के बारे में आप और 1-2 चीज़ें और याद कर लीजिएगा कि पंजाब का लोक नृत्य क्या है, ठीक है ना, पंजाब के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो जैसे जब मतलब क्वेश्चन आता है ना, तो उन क्वेश्चन से जब हम तैयारी करते हैं ना, क्वेश्चन के हेल्प से जब तैयारी करते हैं, तो फिर एक अकेला क्वेश्चन नहीं रटना होता है, हमें क्या करना होता है, एक क्वेश्चन के साथ साथ 3, 4, 5 क्वेश्चन और तैयार कर लेने होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं अब अगली बार यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसी जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा कि देखनी किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि देखनी पूछा गया है कि देखनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अब देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि लोक नृत्य पे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है यक्षगान कौन से राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है ना। घूमर कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। और आपका यक्षगान मैंने बताया, तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है, ठीक है। ऐसे ही करके वो आपसे पूछ सकता है बिहू बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी जो बिहू होते हैं, है ना। तो बाघ बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू, रोंगाली बिहू, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, असम में होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताइए देखनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, आपको इसको याद रखना है कि गोवा
राज्य का लोक नृत्य है आपका देखनी, और गोवाई राज्य के एक दो लोक नृत्य आप और तैयार कर लीजिए, जैसे फुगड़ी है, शिगमा है, कुछ करके इस तरह है ना, फुगड़ी शिगमा इस टाइप के जो लोक नृत्य हैं वो भी कहाँ के हैं, गोवा के हैं, ठीक है ना। और भी इसके आसपास अलग अलग स्टेट के लोक नृत्य, जो मेन इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं वो आपको तैयार होना चाहिए। इस बार तो हर शिफ्ट में लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया, इतने क्वेश्चन आए नृत्य पर, डांस फॉर्म पर, कि आप कोई शिफ्ट उठा के देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में पेपर आया, क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा इसने, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निजता के अधिकार के तहत किसकी जांच करने का रजिस्ट्री आदेश दिया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा निजता के अधिकार, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी के तहत किसकी जांच करने का रजिस्ट्री अधिकार या आदेश दिया गया है, तो इस ये दिया गया है भूल जाने का अधिकार, ठीक है ना, भूल जाने के अधिकार का, ठीक है ना, भूल जाने का जो अधिकार है उसकी जांच का आदेश दिया गया है। भूल जाने का अधिकार मतलब राइट टू फॉरगॉटन, किसी चीज को भूल जाने का अधिकार, इसकी जांच करने का आदेश दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एवोगाड्रो के नियम से संबंधित सही कथन क्या है। तो अब देखिए एवोगाड्रो का नियम पहले पता होना चाहिए कि एवोगाड्रो का नियम है क्या। तो मैंने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी एक बार बताया था कि आप, क्योंकि उसमें पूछा गया था गैलुसैक का नियम। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि यही पैटर्न पकड़ना है कि अगर इससे पहले की शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में अगर गैलुसैक का नियम आया है तो मैंने उसी वाले में, जब मैंने उसको डिस्कस किया था, उस शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसमें आपको मैंने सारे नियम बताए थे। बॉयल का नियम भी बताया था, चार्ल्स का नियम भी बताया था, गैलुसैक का नियम भी बताया था और एवोगाड्रो का नियम भी बताया था। तो देखिए मैंने ये लगभग शायद 9 दिसंबर की शिफ्ट में आया था, तो 9 दिसंबर की शिफ्ट को डिस्कस करते थे, शायद 7 दिसंबर की शिफ्ट में आया था, 7 या 9 दिसंबर को, उसको मैंने डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया था कि अगली बार आप मान के चलिएगा कि अगली बार जो है वो इन बाकी बचे हुए 4 नियम है हमारे पास, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम और गैलुसैक का नियम। तो इससे पहले वाले में गैलुसैक पूछा गया था, इस वाले में क्या पूछ लिया गया है, एवोगाड्रो का नियम पूछा गया, और अगली बार फिर से पूछ सकता है बॉयल का नियम या चार्ल्स का नियम। तो आप अब इन चारों को मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आप आसानी से जल्दी समझ लीजिए। पहला है बॉयल का नियम। बॉयल का ये सारे के सारे नियम पहली बात तो गैस के लिए हैं। तो बॉयल का नियम कहता है कि अगर किसी गैस का तापमान नियत रखते हुए उसके प्रेशर में यानी कि दाब में वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कमी हो जाती है। यानी दाब में वृद्धि आयतन में कमी को दर्शाती है और दाब में कमी आयतन में वृद्धि को दर्शाती है। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और प्रेशर इफ द प्रेशर इंक्रीजेज द वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेज देन वॉल्यूम इंक्रीजेज। सिंपल, ठीक है ना। तो बॉयल्स का नियम है कि तापमान को नियत रखते हुए अगर दाब बढ़ाएंगे, दाब में वृद्धि करेंगे तो आयतन में कमी आएगी, और अगर दाब में कमी करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी। सिंपल, ये तो हो गया बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब दाब को नियत रखते हुए, उसने तापमान को नियत रखा था, इसने दाब को नियत रखा है, तो दाब को नियत रखते हुए यानी कि उसमें कोई बदलाव ना करते हुए अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा और तापमान घटाएंगे तो आयतन घटेगा। यानी कि द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, एनी अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके तापमान के यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो नियम हो गए, ये आने की संभावना है, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। पिछले वाले में पूछा था गैलुसैक का नियम, तो गैलुसैक के नियम में देखिए अभी तक तापमान एक बार नियत हो गया, एक बार आपका दाब नियत हो गया, अब आपको वॉल्यूम को नियत करना है, मतलब आयतन को नियत करना है। तो आयतन को नियत यानी कि स्थिर रखते हुए, आयतन को स्थिर रखते हुए अगर प्रेशर में वृद्धि करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर घटाने से टेम्परेचर घटेगा। यानी दाब बढ़ाने से ताप बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, और दाब के घटाने से तापमान घटेगा। लेकिन किसको नियत रखना है, आयतन को नियत रखना है। तो ये 3 नियम तो पहले हो गए, और अब की बार इसने शिफ्ट में पूछ लिया कि बताओ एवोगाड्रो के नियम से संबंधित सही कथन क्या है। तो अब एवोगाड्रो के नियम को समझ लीजिए, बड़े काम का नियम है। पहले तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। देखिए मैं आपको ना इनके तीनों के बहुत बेसिक शॉर्ट फॉर्मूले बता देता हूं। पहला है मतलब बॉयल का नियम ना, बॉयल्स लॉ। तो देखिए बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में आप कहेंगे सर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। दूसरा वाला है हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। तो चार्ल्स लॉ में आप कहेंगे सर चार्ल्स लॉ है हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तीसरा है हमारा गैलुसैक लॉ, ठीक है ना। तो गैलुसैक लॉ जो है वो कहता है हमारा सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और चौथा वाला जो है ये है आपका एवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि सर V
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। लेकिन अब की बार देखिएगा, पहली बार में किसको नियत रखा था, तापमान कांस्टेंट रखा था, ठीक है ना। दूसरी बार में किसको नियत रखा था, सर प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। तीसरी बार में किसको नियत रखा था, सर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। अब किसको नियत रखना है, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को नियत रखना है। अगर दाब और तापमान को नियत यानी कि स्थिर रखते हुए अगर किसी भी गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर, ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वोगैड्रो नंबर में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो ये किस पर होता है, एट कांस्टेंट P एंड T, एट कांस्टेंट P एंड T, मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर किसी गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा, अगर अणुओं की संख्या घटेगी तो उसका आयतन भी घट जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन से 4, 5, 6 क्वेश्चंस और तैयार कर लिए होंगे और आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में भी आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसकी पूरी संभावना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहे और आपने वीडियो को पूरा देखा, एंजॉय किया है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अदर फ्रेंड्स में भी इन वीडियोज़ को शेयर करिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।